हेलो, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम जो है विद्युत रसायन का सीरीज लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। तो आज हम विद्युत रसायन का तीसरा लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं। आज हम देखेंगे सेल विभव, सेल विभव, मानक सेल विभव, किसी सेल का जो विभव है कैसे निकालते हैं उस पे चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए आप सभी जो है पेन कापी लेकर तैयार रखें ताकि हमारे साथ आप भी आवश्यक चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालिए पहले मानक सेल विभव। मानक सेल विभव से पहले अपन एक सेल विभव पे चर्चा कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो सेल विभव, सेल विभव, सेल विभव जो होता है, हमने डेनियल सेल का ही उदाहरण लेकर कंटिन्यू चल रहे हैं। तो डेनियल सेल में होता क्या है, डेनियल सेल जो होता है फॉलो करता है लोन को, है ना। लेफ्ट साइड उस इलेक्ट्रोड को रखना है जिसका क्या होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, और उस इलेक्ट्रोड को जो है एनोड कहा जाता है, और उस एनोड पे जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो हम सेल की रचना करते। तो सेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड बनाना होता है। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप जिस धातु को लेते हैं उस धातु को उसी के आयन वाले किसी विलयन में डुबाते हैं। ठीक, ये जो विलयन है ये है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का आयनन होता है और ये जिंक आयन और सल्फेट आयनों में टूट जाता है। तो इस विलयन में जिंक के और सल्फेट के आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, जिंक आयन और सल्फेट आयनों में ये टूट जाता है। तो ये जो धातु है ये जिंक है। क्या है भाई? ये जिंक। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जिंक धातु से जिंक के आयन निकल के विलयन में आ जाते हैं, ऐसा जो हमने पिछले लेक्चरों में सीखा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बच जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दान करता है और खुद जो है विलयन में चले जाता है। ओके, इस तरीके से हमने सीखा। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है ना। जो जिंक का जो होता है इसका क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होने के कारण इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक, जिसका ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड का नाम जो है वो क्या है, एनोड है। उस इलेक्ट्रोड को ऐसे देखें तो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट की ओर उस इलेक्ट्रोड को रखा जाता है डेनियल से। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पे देखें दूसरा एक जो इलेक्ट्रोड होगा ये बनाएंगे हम कॉपर के धातु से, कॉपर से। इसमें भी वैसी कॉपर को ऐसे विलयन में डुबाएंगे जिस विलयन में उसी धातु के आयन उपस्थित हो। तो यहां पे जो विलयन है वह है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जब आयनन होता है तो कॉपर के 2+ और सल्फेट के 2- आयंस जो है यहां उपस्थित रहते हैं। ओके, विलयन के जो कॉपर 2+ आयन होते हैं ये इस इलेक्ट्रोड के किनारे में ऐसे चिपक कर लगे रहते हैं।
इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर कॉपर 2+ के आयन चिपक के रहते हैं विलयन में। ठीक है, ओके है ना। तो इसकी प्रकृति जो है वो धनात्मक हो जाती है। ठीक, और ये वाला इलेक्ट्रोड जो है कैथोड कहलाता है। यहां ये कॉपर आयंस इलेक्ट्रोड का और इलेक्ट्रॉन का इंतजार करते हैं। ठीक, अब इन दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए एक यू आकार की नली से जोड़ देते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड जैसे विलयन जो है घुले रहते हैं। इस यू आकार की नली को लवण सेतु कहा जाता है, लवण सेतु कहते हैं। ओके, ये दोनों विलयनों को जोड़ने का काम करता है। अब इस सेल का परिपथ पूर्ण नहीं हुआ है। परिपथ पूर्ण करने के लिए इनके दोनों इलेक्ट्रोडों को एक गैल्वेनोमीटर लगाकर आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहां होता क्या है, यहां पर जो जमा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनकी संख्या अधिक होने से रास्ता खोलते हैं बाहर जाने की। तो इस पथ से इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे बढ़ते हैं, इस पथ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाते हैं और ये दूसरे इलेक्ट्रोड कैथोड पर पहुंचते जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कॉपर ग्रहण करता है और कॉपर के रूप में उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाता है। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके वहां पे क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है, जिसका विक्षोभ यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण की घटना होती है। इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन जाकर जुड़ते हैं। तो इस वाले इलेक्ट्रोड यानी कि जिसको हम कैथोड कहते हैं, कैथोड में अपचयन की क्रिया होती। क्या होती है? अपचयन। अपचयन यानी कि रिडक्शन। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब यहां पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन है ना, यहां पे अभी जो होगा वह ऑक्सीकरण विभव होगा। यहां पे कौन सा होगा? ऑक्सीकरण विभव होगा। ऑक्सीकरण विभव। और यहां पे अपचयन विभव होगा। क्या होगा? अपचयन विभव, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। ओके, जब वो जो है क्या है, नॉर्मल सेल है, ठीक, तो ये जो होंगे नॉर्मल सेल होंगे और उनका विभव होगा। तो नॉर्मल सेल जब होगा तो इसके विभव को दर्शाने के लिए ई ऑक्सीडाइज वाला OX, ठीक, ओके। और इधर अपचयन को दर्शाने के लिए ई रिडक्शन लिख के जो है हम इनके विभवों को दर्शाएंगे। ध्यान रखिए कब? जब वो नॉर्मल है ना, साधारण है, ठीक, ओके भाई, साधारण है। वहीं ऑक्सीकरण विभव को एक और तरीके से दर्शाते हैं, जैसे ई नॉट लगा के, सॉरी ई लगा के, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण इसको अपन दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है जिंक से जिंक 2+ में बदल रहा है ना, यहाँ जिंक से जिंक 2+ में बदलता है, तो जिंक टू जिंक 2+, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। वैसे रिडक्शन में यहाँ क्या होता है, कॉपर जो है 2+ से कॉपर में चेंज होता है, ऐसे दिखाते हैं। कब? जब हम सामान्य सेल, सामान्य कंडीशन की बात करते हैं तो ये उसका सेल विभव है। लेकिन जब इसी सेल में मानक स्थितियां आती हैं, ठीक है, ये सामान्य स्थिति में है, तो ये उसका क्या कहलाएगा? सेल विभव कहलाएगा, है ना। नाम सामान्य स्थिति में क्या कहलाएंगे? इनका सेल विभव। कैसे निकालेंगे? सामान्य स्थिति में जो है दोनों के सेल विभव निकालेंगे तो इस तरीके से होगा, ई सेल, ई
कैथोड माइनस ई एनोड। ये जो है सामान्य स्थिति में उस सेल का सेल विभव है। ठीक है भाई, सामान्य स्थिति में सेल का क्या है, सेल विभव। देखो ध्यान दीजिए भाई, है ना, ये सामान्य स्थिति में सेल का सेल विभव। ठीक है, सेल विभव ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, ये सामान्य स्थिति में सेल का सेल विभव है। लेकिन जब यहां पर मानक परिस्थितियां लागू होती, कौन सी स्थितियां लागू होती हैं, मानक स्थितियां, मानक परिस्थिति लागू होता है। ठीक, मानक परिस्थिति यानी कि 298 केल्विन ताप, एक वायुमंडलीय ताप और उस विलयन की सांद्रता 1 m। ये मानक स्थितियां जब लागू हो जाती हैं, यानी इस वाले विलयन की सांद्रता कितनी होगी, 1 m होगी। इस वाले विलयन की सांद्रता कितनी होगी, 1 m होगी। यहाँ जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, ताप होगा, और इसमें जो दाब होगा वो 1 वायुमंडलीय दाब होगा। तब यह जो साधारण सा सेल विभव है, यह सेल विभव मानक सेल विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मानक सेल विभव। अब मानक सेल विभव जो है, मानक सेल विभव होने से यहां जो ऑक्सीकरण विभव होगा ये नॉर्मली नहीं होगा, ये क्या होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, यहां पे क्या जाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। अब ये अपचयन जो है केवल अपचयन विभव नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव। ठीक है, मानक अपचयन विभव। अब जब ये मानक अपचयन विभव होता है तो मानक अपचयन विभव को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। तो ई नोट ऑक्सीडेशन, यहां पर भी ई नॉट। ठीक है, वैसे ही मानक अपचयन विभव के लिए ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर में उसका रिडक्शन होता है। ठीक, ओके। अब ये जो रिएक्शन है जो नॉर्मल सेल विभव के लिए था, वो अब मानक सेल विभव के लिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अब ये जो है ये क्या कहलाएगा, मानक सेल विभव। ठीक है भाई, इस तरीके से मानक कंडीशंस आने पर ये जो सेल विभव हो जाता है वह मानक सेल विभव कहलाता है। ठीक है, इन विलयनों की सांद्रता 1 m, यहाँ का तापमान जो है 298 केल्विन, और यहाँ पे जो दाब है वह 1 वायुमंडलीय दाब है। ओके, तो इस तरीके से जो है ये क्या बन के निकल आता है, मानक सेल विभव। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें भाई। हाँ, ये जो मानक सेल विभव है इसमें इनकी वैल्यू जिंक 2+ में बदलने का जो विभव होता है वह 0.76 वोल्ट होता है। ओके, कितना होता है, 0.76 वोल्ट। ठीक, और यही कॉपर का जो होता है रिडक्शन वो होता है 0.34 वोल्ट, है ना। इनके जो मानक रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ओके। तो अभी हमने देखा मानक सेल विभव, जिसका सूत्र है किसी सेल का मानक सेल विभव निकालने के लिए ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, मानक सेल विभव निकालने के लिए सूत्र क्या है भाई, सूत्र है ई नॉट
सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, ये उसके मानक सेल विभव निकालने का स्टैंडर्ड स्थिति में सूत्र है। क्लियर है? अब यहां पे एक विशेष बात है, नोट करने वाली बात है कि पूरे विश्व में केमिस्ट्री को चलाने वाली ये जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनको सर्टिफाइज करने वाली एक यूनियन है जो IUPAC के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ये तो सही है ना, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीकरण विभव होता है। एनोड के पास जो है ऑक्सीकरण होता है, तो एनोड के पास क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा। लेकिन IUPAC ने क्या बताया कि जब भी हम, है ना, निकालते हैं, IUPAC ने कहा कि मानक सेल विभव निकालने के लिए हमेशा अपचयन विभव को ही के मान को ही लेना है। ठीक है, ई नॉट सेल जो फॉर्मूला है मानक अपचयन विभव निकालने का, उसमें केवल अपचयन विभव की वैल्यू को ही रखना है। चलो करके देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसने क्या कहा उसको एक बार अपन लिख देते हैं। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, जो एनोड है उस पे होता है ऑक्सीकरण। ठीक, जिसके कारण एनोड पर, है ना, जिसके कारण उस इलेक्ट्रोड के पास क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा, जिसके कारण उस इलेक्ट्रोड के पास, यानी कि एनोड के पास, उस इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीकरण विभव होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा, विभव होता है। लेकिन इस सूत्र में जो है यहां पे रिडक्शन वैल्यू रखना पड़ता है एनोड का। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव होता है। तो IUPAC ने क्या कहा, IUPAC ने यह नियम बना दिया कि IUPAC ने कहा कि जब भी हम मानक सेल विभव निकालेंगे, जब भी मानक सेल विभव है ना निकाल लेंगे, है ना, मानव सेल विभव, जब भी मानक सेल विभव निकालते हैं तो हमेशा अपचयन विभव के मान को ही, अपचयन विभव के मान को ही ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड सूत्र में रखा जाएगा। ठीक है भाई, हमेशा अपचयन विभव को ही इस सूत्र में रखा जाएगा, यहां एनोड की वैल्यू। ठीक, देखते हैं, चलो कैसे एक आप करके देखते हैं। जैसे जो एनोड है, एनोड पर होने वाली क्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीकरण होता है, तो जिंक जो होता है वो सॉलिड में रहता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो जिंक के पास क्या हो जाता है, 2+ आ जाता है और ये विलयन में चले जाते हैं। ठीक,
ओके, तो यहां पे ऑक्सीकरण की घटना होती है, तो यहां मानक ऑक्सीकरण विभव होगा, है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। और वो कैसा, ई नॉट ओ एक्स, या इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ZN2+2, सॉरी ZN2 ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ये इसका क्या है, विभव है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 0.76 वोल्ट है, ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव। लेकिन मानक ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू को देखो एनोड पर घटना है ना, और फॉर्म सूत्र में क्या दिया, ई नॉट एनोड, तो ये जो अपचयन विभव है उसका मानक ऑक्सीकरण विभव है। लेकिन कहता क्या है, ये कहता है कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल को ही डालना है, अपचयन विभव को ही डालना है। कौन कहता है, IUPAC। इसके बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि यही केमिस्ट्री के नियम बनाता है ना, नियमों को सेटिफाइज करता है, ठीक है। तो रिडक्शन वैल्यू डालना है, जबकि ये क्या है, ऑक्सीडेशन वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे इसको रिडक्शन में वैल्यू में मानक अपचयन विभव में कैसे बदले, है ना, तो इसको मानक अपचयन विभव में बदलना पड़ेगा। तो इसको कैसे किया जाता है जिससे इसका मानक अपचयन विभव निकल के आए, तो ये किया जाता है कि ये जो जिंक 2+ है जो एक्वस में है, इस एक्वस में जो जिंक 2+ है यह इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब के साथ जुड़ जाता है, ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट करता है, और ये किस में बदल जाता है, Zn सॉलिड के रूप, ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसका जो मानक ऑक्सीकरण विभव था वो किसमें बदल जाएगा, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव को कैसे दिखाओगे, ई नॉट ReD, या फिर आप दिखा सकते हो ई नॉट जिंक 2+ से जिंक, ठीक है। और यहां पे मानक अपचयन विभव यहां धनात्मक था, ये उल्टा रिएक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, अपचयन विभव है। क्लियर है भाई। अब इसको ही इस सूत्र में डालना है, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज के साथ, इस ऋण चिन्ह के साथ ही हमको सूत्र में इसको डालना पड़े, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, सूत्र में लगाएंगे। तो चलो यहां पे डाल के देखते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड। देखो कैथोड में जो है, कैथोड में जो है कॉपर, तो कॉपर का जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो कितना है, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। यहां पे सॉरी वोल्ट, यहां पे क्या है, माइनस है, और मानक अपचयन विभव कितना है इसका, माइनस का 0.76, तो उसी के साथ डालना, माइनस का 0.76, ठीक। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 0.34, ये माइनस माइनस कोष्टक हटने से प्लस हो जाएगा, 0.76, जब इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये ई सेल वैल्यू जो आएगी वह लगभग आएगी 1.1 वोल्ट, ठीक। तो ई नॉट सेल कितना निकल के आ रहा है, यानी कि मानक सेल विभव कितना निकल के आ रहा है, 1.1 वोल्ट, ठीक। क्योंकि 1.1 वोल्ट आ रहा है और ये धनात्मक में है, तो यह सेल है ना, ई नॉट सेल की वैल्यू धनात्मक में है, अर्थात यह सेल जो होगा वह अच्छे से काम करेगा, ठीक है, समझ में आया जी, ठीक है भाई, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए।
हो गया? ठीक। तो अभी जो है यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू जो है किसमें आ गई थी? पॉजिटिव में आया। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल यानी कि उसका मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट आया। यानी ये किसमें है? धनात्मक वैल्यू आया है। धनात्मक वैल्यू आया इसका मतलब बैटरी जो है यहाँ पे अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। जो बैटरी बनेगा वो बैटरी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, चलिए ई सेल फॉर्मूला के माध्यम से हम किसी एक प्रश्न करते हैं जिससे अपन उसका ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक कोई प्रश्न है, ठीक, मान लेते हैं कि कोई एक प्रश्न है जिसमें निकिल 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 2+ में बदल जाता है। निकिल जो है निकिल 2+, देखो इसको ऐसा ना लिखने से ऐसे भी लिख सकते हैं। निकिल किसमें बदलता है? निकिल 2+ में। ठीक, ये एक इलेक्ट्रोड है और दोनों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वह है Ag। Ag+ जो है Ag में बदल जाता है। ठीक, और ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में लवण सेतु होता है। इस लवण सेतु को दर्शाने के लिए ऐसे दो लाइनें खींची जाती है। इस विलयन की सांद्रता जो है 1m है। कितनी है? 1m है। इस विलयन की सांद्रता भी 1m है। यानी कि इस विलयन की यहाँ पे सांद्रता दे दिया है, इसका मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड स्थिति में है। ओके, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं इसके वैल्यूज क्या क्या दिए हैं। ये एक सेल है जिसको हम समीकरण के रूप में सेल को ऐसा लिखा जाता है। तो ये प्रश्न ये कहता है आगे कि जो इसका ई नॉट निकिल जो है निकिल 2+ से निकिल में बदल रहा है। निकिल 2+ से निकिल में बदल रहा है ना? इसकी वैल्यू है माइनस का 0.25 वोल्ट। ठीक, ओके। वहीं ई नॉट एजी, एजी जो है Ag2+ से Ag में बदलता है। किसमें बदलता है? Ag में, और इसकी वैल्यू है 0.80 वोल्ट। ठीक, और ये कहता है कि इसके लिए ई नॉट सेल की गणना कीजिए। ई नॉट सेल की गणना कीजिए। ठीक, तो चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अपने पास ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये हमारे पास सूत्र है जिससे जो है हमको ई नॉट सेल की गणना करनी है। और हमको याद रखना है कि यहां सभी में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखनी है, यानी कि इनके अपचयन विभव को ही रखना है ना? आईयूपीएससी की बात याद आ रही है? अपचयन विभव को ही यहां पे रखना है। अब जरा देखें यहां क्या हो रहा है ना? निकिल 2+ से निकिल में बदल रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे? अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है? अपचयन हो रहा है। अब हमको पता नहीं है कि इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है ना? एनोड कौन है, कैथोड कौन है, वो हमको अभी पता नहीं है। ठीक है भाई, ओके। तो देखिए यहां क्या हो रहा है? निकिल 2+ से निकिल में जो है क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, अब यहां पे देखो 2+ से 0 हो रहा है,
या 2 प्लस से 0 अपचयन, यहाँ पे 1 प्लस से 0 तो यहाँ भी क्या हो गया अपचयन। तो यहाँ तो दोनों के वैल्यू नेगेटिव अपचयन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे उठा के रख दोगे, है ना, जैसा है वैसे उठा के आप रख सकते हैं। ओके, अब यहां कैसे पता चलेगा कौन कैथोड है कौन एनोड है। यहां देखिए निकिल का एक्चुअल में क्या है, निकिल 0 से 2 प्लस हो रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा कैथोड होगा, सॉरी एनोड होगा। ये क्या होगा एनोड होगा, जिसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां जस्ट उसका क्या दिया है डायरेक्ट रिडक्शन वैल्यू दिया है, अपचयन दिया है ना। देखो यहां उल्टा है, देखो निकिल से निकिल 2 प्लस हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या दिया सीधा अपचयन वैल्यू दिया है निकिल 2 प्लस से निकिल, तो अपन को अपचयन वैल्यू भी यहाँ पे डालना है। ठीक, चलिए फॉर्मूला में डालिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एनोड है और ये वाला कैथोड, यानी कि ये जो है ये कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये जो है एनोड इलेक्ट्रोड है। आपको पहचानना पड़ेगा, तब तो यहाँ कैथोड और एनोड में रखेंगे। ठीक, तो कैथोड में कितना है 0.80 है ना, इसको और लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ए नॉट क्या हो रहा है यहाँ पे AG प्लस 2 AG माइनस एनोड में क्या हो रहा है ई नॉट निकिल 2 प्लस 2 निकिल। अब इनकी वैल्यूज को रखो, इधर तो ई नॉट सेल है ही, ई नॉट सेल इस साइड आपका है, इसका वैल्यू कितनी है ये है 0.80 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25। ठीक, इसको हल करने जाएं तो 0.80 ये कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.25। अब इसको ऐड करेंगे तो यह लगभग 510 1.05 वोल्ट इसका जो है ई सेल की वैल्यू आती है। अब जरा देखिए धनात्मक है कि ऋणात्मक, धनात्मक है, धनात्मक है अर्थात यह सेल जो है अच्छे से काम करेगा। ठीक है भाई, यह सेल जो है अच्छे से काम करेगा। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल करके उसका ई नॉट सेल की गणना कर सकते हैं, क्योंकि ई नॉट सेल यहां पर क्या आ गया धनात्मक मान आ रहा है अर्थात यह बैटरी क्या होगा अच्छे से चलेगा। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है रिडक्शन वैल्यू यहां तो दे दिया है डायरेक्ट, अगर इसको रिडक्शन वैल्यू ना देता, अपचयन विभव नहीं देता और इसको दे दिए रहता ऑक्सीडेशन यानी कि निकिल टू प्लस ही देता तो ये वैल्यू क्या हो जाता -25 वोल्ट। तो आपको इससे इसमें बदलना पड़ता तब जाके, आप ऐसा वैल्यू यहां नहीं रखते एनोड में, क्यों, क्योंकि सभी में क्या रखना है अपचयन विभव रखना है। तो इसको ये ऑक्सीकरण का था, इसको आपको ऐसे रिडक्शन में बदलना था। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, कई प्रश्न आएंगे तो ऐसा प्रश्नों को ध्यान देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम ई नॉट सेल के फॉर्मूले से अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि मानक सेल विभव से, है ना, ये मानक सेल विभव ई नॉट सेल से एक एक इलेक्ट्रोड के लिए विभव को ज्ञात करना बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे में जो जिंक है, जिंक के लिए जो उसका ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव है वो -0.76 आया वोल्ट आया, या कैसे में किसी कॉपर का 0.34 वोल्ट आया। इसको ज्ञात करने के लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया गया। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता महसूस हुई और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से हमारे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम
सीखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे बनता है, उसकी क्या क्या खूबियां हैं और वह कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो यह वीडियो देखकर आप लोगों को यह टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए और जो है आप इसको समझ लीजिए। ठीक, आपको अच्छी शुभकामनाएं देते हुए हम आपके सामने नए वीडियो के साथ दोबारा उपस्थित होंगे, इसका वादा करते हुए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।